हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है साइको 9। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी है और इस मूवी में आपको सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मूवी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपको हैरान करके रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत एक ब्लॉन्ड बाल वाली लेडी को दिखाते हुए होती है जो किसी आदमी से डरकर सुनसान सड़क में भाग रही थी। उस लेडी के सिर से खून बह रहा था। तभी वो भागकर एक घर के पास आती है, वहाँ हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उस घर में दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं होता। इतने में किलर पीछे से आकर अपने जानलेवा हैमर से उस लेडी को मार डालता है। इस हादसे के अगले दिन हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ बेथ नाम की एक पुरानी स्टाफ अपने मैनेजर से रोजलिन को मिलवाती है। रोजलिन बेथ की दोस्त है और उसे फिलहाल एक जॉब की काफी जरूरत है। इधर हॉस्पिटल का मैनेजर रोजलिन को डॉक्यूमेंट चेकिंग और शिफ्टिंग की जॉब में रख लेता है। दरअसल ये हॉस्पिटल बंद हो चुका था और इस हॉस्पिटल के ज्यादातर स्टाफ्स और डॉक्यूमेंट किसी दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किए जा रहे थे। मैनेजर रोजलिन का रिज्यूमे देखकर कहता है, वैसे आपने काम करने के लिए नाइट शिफ्ट ही क्यों चुना? रोजलिन बताती है, दरअसल मेरे हस्बैंड रात के वक्त टैक्सी चलाते हैं और मेरे पिछले जॉब के कारण दिन में हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, इसलिए शायद मैंने नाइट शिफ्ट चुना। मैनेजर कहता है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है कि रात के वक्त इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक गार्ड के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा इंसान मौजूद नहीं रहेगा, तो आप घबराएंगी तो नहीं? तभी बेथ मैनेजर से बोलती है, प्लीज उसे डराओ मत। तभी रोजलिन इस काम के लिए हाँ बोलती है और मैनेजर उसे आज ही काम पर रख लेता है। उसी दिन रोजलिन हॉस्पिटल की डे शिफ्ट वाली स्टाफ से मिलकर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का और उन्हें स्टोरेज यूनिट में रखने का काम सीखती है। सारा काम बताने के बाद डे शिफ्ट वाली स्टाफ वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेथ वहां आकर रोजलिन को खबर करती है कि तुम्हारी तरह ही ऊपर 5th फ्लोर के डॉक्टर को ठीक यही काम मिला है, तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। आगे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ वहां से चले जाती है और रोजलिन अकेली पड़ जाती है। वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए रेडियो ऑन करती है, टीवी चलाती है, लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई भी चीज ढंग से काम नहीं करती थी। खैर, रोजलिन किसी तरह अपनी पहली नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह सवेरे अपने घर लौटती है और अपने हस्बैंड के बगल में सो जाती है। रोजलिन ने नाइट शिफ्ट लिया था ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ समय बिता सके, लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा की तरह थका हुआ था। अगले दिन रोजलिन दोबारा अपने काम में जाती है तो उसे बाहर वही गार्ड दिखता है जिसके बारे में उसे मैनेजर ने बताया था। ये गार्ड दिखने में खुद ही काफी डरावना लग रहा था। खैर, रोजलिन इस बात को इग्नोर करके अपना काम शुरू करने वाली होती है कि तभी उसके ऑफिस में एक डिटेक्टिव दस्तक देता है। डिटेक्टिव इस हॉस्पिटल को देखकर हैरान था कि इतना पुराना हॉस्पिटल इतने लंबे समय तक टिक कैसे गया। तभी रोजलिन डिटेक्टिव को डिस्ट्रैक्ट करके कहती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? डिटेक्टिव बोलता है, हमें यहाँ पास की 9th स्ट्रीट में फिर से एक औरत की डेड बॉडी मिली है। उस औरत का मर्डर उसी नाइट हॉक ने किया है, वही सीरियल किलर जो आजकल हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ है। रोजलिन कहती है, पता नहीं ये अखबार वाले इन सीरियल किलर्स को कॉमिक विलन जैसा नाम देना कब बंद करेंगे। डिटेक्टिव कहता है, मैं यहाँ जानने आया था कि कहीं आपने नाइट हॉक को इधर कहीं छिपते या मंडराते हुए तो नहीं देखा। रोजलिन कहती है, बिल्कुल नहीं। तो बस इतना पूछकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है और इसके बाद रोजलिन दोबारा अपना काम करने लगती है। मगर अचानक रोजलिन को ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। इसे सुन रोजलिन घबराते हुए लिफ्ट के पास पहुंचती है। उसे दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति ऊपर के फ्लोर से नीचे आ रहा था। इसे देख रोजलिन घबरा उठती है। उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये नाइट हॉक तो नहीं, लेकिन लिफ्ट खुलने के बाद पता चलता है कि ये उसी हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर क्लेमेंट थे जिनके बारे में उसे उसकी दोस्त बेथ ने बताया था। इधर डॉक्टर क्लेमेंट रोजलिन से उसे डराने के लिए माफी मांगते हैं। दरअसल उन्हें कुछ फाइलें 5th फ्लोर की बजाय यहाँ रखनी थी। क्लेमेंट उन फाइलों को रख कर वहाँ से जाने लगता है। तभी रोजलिन डॉक्टर क्लेमेंट से बात करने लगती है। वो क्लेमेंट से पूछती है, आपने इतने सालों तक इधर काम करते वक्त क्या कभी कोई अजीब सी नॉइज सुनी है, जैसे कोई गाना गा रहा हो? क्लेमेंट बोलता है,
बिल्कुल नहीं, रोसलिन कहती है। पता नहीं क्यों मुझे तो गाने गाने की आवाज आ रही थी, शायद हो सकता है मुझे वहम हुआ हो। डॉक्टर क्लेमेंट कहती है, चलिए फिर भी आपको अश्योर करने के लिए मैं एक बार इस फ्लोर की चेकिंग कर लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद क्लेमेंट रोसलिन के साथ उस फ्लोर के हर एक कमरे को चेक करता है और बोलता है कहीं भी कुछ नहीं है। हो सकता है यहाँ पास से गुजरने वाली गाड़ी के रेडियो को सुनकर आपको ऐसा भ्रम हुआ हो। खैर, अगर आपको फिर से कोई ऐसी आवाज आए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं 5th फ्लोर में ही हूँ। ऐसा बोलकर क्लेमेंट वहाँ से चला जाता है और रोसलिन अगली सुबह वापस अपने घर लौटती है। लेकिन आज उसे घर में उसका हस्बैंड कोल नहीं दिखाई देता, इसलिए वो कोल के लिए फोन पर वॉइस मैसेज छोड़ती है, अगर तुम घर आ जाओ तो मुझे जगाने की कोशिश मत करना, मैं पहले से काफी थकी हुई हूँ। आगे रोसलिन दोबारा ऑफिस पहुंचकर अपना काम करने लगती है कि तभी उसका ध्यान एक पल के लिए टीवी के सीसीटीवी मॉनिटर की तरफ जाता है। उसे टीवी पर गौर से देखने पर अचानक एक घायल लेडी दिखाई पड़ती है। इसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं। लेकिन बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि फॉरेंसिक टीम के कुछ लोग एक लड़की की लाश को ले जा रहे थे। उसी लाश को रोसलिन ने जल्दी में देखकर भूत समझ लिया था। रोसलिन फॉरेंसिक टीम से कहती है, आखिर इस लड़की की ये हालत कैसी हुई? फॉरेंसिक मेंबर्स बताती है, नाइट हॉक ने इस लड़की को मार डाला। ऐसा कहकर वो लोग उसकी लाश को लेकर बाहर चली जाती हैं। तभी रोसलिन की नींद खुलती है और उसे समझ आता है कि वो ये सब सपने में देख रही थी। इतने में रोसलिन से मिलने उसका हस्बैंड कोल उसके लिए पिज्जा लेकर आता है और उस पर प्यार दिखाने लगता है। लेकिन रोसलिन को कोल के प्यार पर थोड़ा सा शक था। रोसलिन कोल से कहती है, तुम कल दिन के समय कहाँ थे? कोल थोड़ा सोचकर कहता है, मैं डबल शिफ्ट करने में बिजी था। तभी कोल का मोबाइल फोन जोर से रिंग होता है। कोल बार बार रोसलिन के सामने उस कॉल को इग्नोर कर रहा था, जिससे रोसलिन को उस पर शक होने लगा था कि कोल का किसी लड़की के साथ अफेयर है। लेकिन रोसलिन इस बात को कोल से कन्फ्रंट नहीं करती और कोल जल्दी से रोसलिन को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। आगे रोसलिन कोल के उस पिज्जा को लेकर डॉक्टर क्लेमेंट के फ्लोर में पहुंचती है ताकि उनसे खाना शेयर कर सके। लेकिन इधर रास्ते में रोसलिन को एक खुला हुआ कमरा दिखता है। वो उस कमरे के अंदर झांकती है तो उस कमरे में काफी गंदगी फैली हुई थी। फिर रोसलिन के कुछ कदम आगे जाने पर एक थेरेपी रूम के अंदर 2 नॉर्मल साइज के बाथ टब्स दिखाई देते हैं। इसे देख वो हैरान होती है कि थेरेपी रूम के अंदर बाथ टब क्या कर रहे हैं। इतने में रोसलिन को किसी कमरे से जोर का म्यूजिक सुनाई देता है। जब वो उस कमरे में जाती है तो यही कमरा डॉक्टर क्लेमेंट का था। क्लेमेंट जल्दी से उस म्यूजिक को बंद कर देती है और रोसलिन से यहाँ आने की वजह पूछती है। तो रोसलिन कहती है, मैं आपके साथ ये पिज्जा शेयर करना चाहती हूँ, दरअसल मुझे अकेले खाना थोड़ा अजीब लगता है। तो क्लेमेंट पिज्जा के लिए थैंक्स करता है और रोसलिन से कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर रोसलिन मान जाती है और बातों ही बातों में क्लेमेंट से पूछती है, आपके थेरेपी रूम में 2 बाथ टब्स पड़े हुए थे, भला वो बाथ टब किस काम आती हैं? क्लेमेंट कहता है, दरअसल जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ था तब कई बार इलाज के वक्त मेरे कुछ पेशेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें उन्हें बाथ टब में नहलाना पड़ता था। अगली रात कोल दोबारा अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आया था और इस दौरान वो हॉस्पिटल की फाइलों को देख रहा था। एक हॉस्पिटल फाइल में उसे एक अजीब सा एक्सरे दिखाई देता है। उस एक्सरे में किसी आदमी के स्कल के अंदर गलती से चाकू घुस गया था। हालांकि रोसलिन इन फाइलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कोल को भी उन फाइलों को पढ़ने से मना करती है। तब कोल बोर होकर उस कमरे में टीवी ऑन कर देता है और सरप्राइजिंगली इस बार टीवी ठीक से काम कर रहा था। टीवी में न्यूज आ रही थी, नाइट हॉक ने कल रात फिर से एक महिला को अपना शिकार बनाया। वो महिला रात को अपनी शिफ्ट करने नाइट क्लब गई थी और वहीं पर नाइट हॉक ने उसे मार डाला। इसे सुन रोसलिन को याद आता है कि कल रात सेम टाइम पर उसके हस्बैंड की टैक्सी उसी क्लब के आसपास मौजूद थी। कोल कहता है, हाँ मैं वहाँ एक पैसेंजर को रिसीव करने गया था। रोसलिन कहती है, हो सकता है कि कल रात का तुम्हारा वही पैसेंजर नाइट हॉक हो। कोल कहता है, हाँ हो सकता है, वैसे भी मुझे अपनी किसी पैसेंजर की शक्ल सूरत याद नहीं रहती। आगे खाना खत्म करने के बाद कोल अपनी टैक्सी लेकर वापस नाइट शिफ्ट करने चला जाता है। लेकिन इधर हम साफ देख पाते हैं कि रोसलिन को कोल पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। आगे जब रोसलिन काम खत्म करके अपने ऑफिस से जाने लगती है
तो तभी कोल अचानक से वहाँ भागते हुए आता है और उससे कहता है, मैंने दोबारा रॉन्ग साइड से टैक्सी ठोक दी और पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मैं और मेरी टैक्सी बस थोड़ी देर के लिए यहाँ छिपे रहेंगे। तो रोजलिन इसके लिए मान जाती है। तभी कोल थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, क्या तुम अभी ऊपर से आ रही हो अपने उसी डॉक्टर फ्रेंड से मिलकर? रोजलिन बोलती है, हाँ। कोल कहता है, मैं भी एक बार तुम्हारे उस दोस्त से मिलना चाहूंगा। ऐसा कहकर कोल और रोजलिन लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लिफ्ट काम ही नहीं करती। तो कोल सजेस्ट करता है, हमें सीढ़ी से ऊपर जाना चाहिए। रोजलिन कहती है, अभी रात काफी हो चुकी है और मैं डॉक्टर को दोबारा डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, इसलिए वापस घर चलना बेहतर रहेगा। आगे दोनों घर में होती हैं और इधर कोल रोजलिन की बॉडी मसाज करते हुए उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन रोजलिन ये नहीं चाहती थी। वो कोल को मना करती है तो कोल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और यहाँ हमें समझ आता है कि रोजलिन अपने किसी पास्ट ट्रॉमा के कारण कोल के साथ बच्चा नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ लगातार नाइट शिफ्ट करने की वजह से रोजलिन का दिमाग धीरे धीरे काफी डिस्टर्ब हो रहा था। रात में अपनी इसी परेशानी के बारे में रोजलिन अपनी दोस्त क्लेमेंट को बताती है। वो कहती है, मैं आजकल अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाती। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सूनापन है। क्लेमेंट कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ अपनी सारी बातें डिस्कस कर सकती हो। तो इसे सुन रोजलिन क्लेमेंट को एक पेशेंट की तरह अपनी दिक्कतों परेशानियों के बारे में बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बेबी करने से डरती है। हालांकि उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि उसे कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। रोजलिन की बात सुन क्लेमेंट उसे सजेशन देता है कि शायद परेशानी फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जब तुम काफी कम उम्र की थी तभी तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से गुजर गए थे। क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में खुलकर बता सकती हो? तो रोजलिन इस पर ना का इशारा करती है और क्लेमेंट वहीं रुक जाता है। अगली सुबह रोजलिन हड़बड़ाते हुए कोल के पास आती है और अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। तभी कोल नोटिस करता है कि रोजलिन के हाथ से उसकी वेडिंग रिंग गायब थी। रोजलिन कहती है, पता नहीं क्यों आजकल मैं चीजों को रख कर कहीं भूल जाती हूँ। कोल कहता है, अगर चाबी नहीं मिल रही तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दूं? रोजलिन बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी जॉब खतरे में नहीं डाल सकती। तो कोल रोजलिन को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और कहता है, मैंने आज शाम की छुट्टी ली है। तब रोजलिन कोल का शुक्रिया करके अपने काम से चली जाती है। आगे रोजलिन बेसमेंट में अपना मुंह धो रही थी कि तभी उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे देख रोजलिन वहां से भागने लगी और जल्दी से टैक्सी में जाकर बैठ गई। रोजलिन ने चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। कोल ने इस गाड़ी की तब से रिपेयरिंग कराई ही नहीं थी। इतने में रोजलिन को बगल में किसी कम उम्र की लड़की की आत्मा दिखाई दी और अगले ही पल वो लड़की वहां से गायब हो गई। तभी रोजलिन को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क रहा है और किसी ने उसकी गाड़ी की कांच तोड़ दी है ताकि वो बाहर आ सके। इसे देख रोजलिन दोबारा घबराकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगी और गार्ड से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कैब बुला सकते हो? तो गार्ड अजीब निगाहों से रोजलिन को देखने लगा क्योंकि रोजलिन बगैर बात के घबरा रही थी, लेकिन रोजलिन के जोर डालने पर उसने रोजलिन के लिए कैब बुक कर दी। आगे रोजलिन सही सलामत अपने घर पहुंच गई और सिगरेट पीते हुए टीवी देखने लगी तो उसे टीवी में वही डिटेक्टिव नजर आया। वो डिटेक्टिव टीवी में कह रहा था, नाइट हॉक के बारे में हमें फिलहाल केवल कुछ बातें पता लगी हैं। पहली, नाइट हॉक की हाइट 6 फीट से कम है। वो राइट हैंडेड है और अपने सभी विक्टिम्स को मारने के लिए एक खास तरह का हथौड़ा इस्तेमाल करता है। इसे सुन रोजलिन को कॉल पर शक होता है और वो कॉल के टूल बॉक्स को चेक करती है तो उस टूल बॉक्स में सभी तरह के औजार थे केवल हथौड़े को छोड़कर। इसे देख रोजलिन को लगने लगता है कि उसका हस्बैंड ही सभी लड़कियों के कत्ल का मास्टरमाइंड है। आगे रोजलिन हर रात की तरह अपने कलीग क्लेमेंट से बात करती है, उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और क्लेमेंट उसकी बात को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है जैसे वो उसका पर्सनल थेरेपिस्ट हो। इस चीज से रोजलिन को भी कोई दिक्कत नहीं होती। तभी क्लेमेंट के ऑफिस का फोन बजता है और क्लेमेंट फोन पर बात करने के बाद रोजलिन को सीसीटीवी कैमरा में दिखाकर बताता है, कोई डिटेक्टिव मुझसे तहकीकात करने आया है, एक काम करो तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं उसे यहाँ से वापस भेजता हूँ। तो रोजलिन ऐसा ही करती है और काफी इंतजार करने के बाद रोजलिन को दिखाई देता है कि डिटेक्टिव उनके हॉस्पिटल से चला गया था। असल में डिटेक्टिव वहाँ से निकलकर रोजलिन के हस्बैंड कोल के पास पहुंचा था ताकि उससे रोजलिन के
के बारे में पता कर सके, तो कोल उनको कमरे के अंदर बुलाकर उनका वेलकम कहता है और उन्हें बताता है, शायद उस हॉस्पिटल में काम करते हुए मेरी वाइफ पागल हो रही है। जरा देखिए उसने कल रात दीवार में अपनी लिपस्टिक से क्या क्या बनाया है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। डिटेक्टिव कहता है, क्या आपकी वाइफ के साथ बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसका उन्हें आज तक ट्रॉमा हो? तो यहाँ कोल को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उससे रोजलिन ने आज तक अपने पास्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उसी रात नाइट हॉक एक चौथी लड़की का भी मर्डर कर डालता है। ये मर्डर फिर से उसी एरिया के करीब हुआ था जहां रोजलिन अपनी ड्यूटी करती थी, इसलिए डिटेक्टिव दोबारा रोजलिन से तहकीकात करने आया था। अब डिटेक्टिव कुछ सवालों के बाद वहां से जाने लगता है कि तभी उसके सूटकेस से कुछ फाइलें नीचे गिर जाती हैं। रोजलिन उन्हें उठाकर दोबारा डिटेक्टिव को देने लगती है तो उसे उन फाइलों के बीच एक नक्शा मिलता है जिसमें कुछ क्रॉस के मार्क्स लगे हुए थे। डिटेक्टिव उस नक्शे को अपने बैग में रखकर बताता है, वो सारे क्रॉस के मार्क्स उन विक्टिम्स के हैं जो 2 माइल्स की रेडियस पर मरे थे। रोजलिन कहती है, क्या? अच्छा, सड़क के रेडियस में? डिटेक्टिव कहता है, नहीं, इस हॉस्पिटल के रेडियस में। तो इसे सुन रोजलिन घबरा जाती है। उसे अपने हस्बैंड पर नाइट हॉक होने का यकीन हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से वो इस हॉस्पिटल के आसपास भटक रहा था और दूसरी मुलाकात में वो तो काफी घबराया हुआ भी था। अगली सुबह घर पहुंचते ही रोजलिन कोल से डायरेक्ट बात करती है। वो उससे कहती है, उस दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने एक कस्टमर को लेकर नाइट क्लब गए थे जहाँ उस लेडी का मर्डर हुआ था, लेकिन तुम्हारी लॉग बुक में उस नाइट क्लब के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं था। कोल थोड़ा हिचकते हुए कहता है, शायद मैं उस लोकेशन को डायरी में लिखना भूल गया हूँगा। रोजलिन कहती है, अच्छा, फिर तो तुम इसी तरह हैमर को भी टूल बॉक्स में रखना भूल गए होगे। कोल कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? रोजलिन कहती है, नाइट हॉक उसी हैमर से अपने विक्टिम्स को मारता था जो तुम्हारे टूल किट से गायब हो चुका है। कोल गुस्से से कहता है, तो तुम मुझ पर नाइट हॉक होने का इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ऐसा कहकर कोल अपना सामान पैक करके रोजलिन के घर को छोड़कर चला जाता है। आगे रोजलिन फिर से डॉक्टर क्लेमेंट से मिलती है और अपने दिमाग के बर्डन को कम करने के लिए वो उन्हें अपनी जिंदगी का वो हिस्सा बताती है, वो ट्रॉमा बताती है जिससे वो अभी तक भाग रही थी। यहाँ हमें रिवील होता है कि रोजलिन जब छोटी थी तब उसके डैड उसके साथ एक अलग तरह का गेम खेलने के बहाने उससे इंटीमेट हुआ करते थे। वह अक्सर रोजलिन के लाख मना करने पर भी उससे जबरदस्ती करते थे। लास्ट टाइम जब उसके डैड ने उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की थी तो गलती से उसने उन्हें चाकू घोंप दिया, जिससे वह वहीं मर गए। ये बताते हुए रोजलिन रोने लगती है। वहीं क्लेमेंट उसे बीच में नहीं टोकता, क्योंकि क्लेमेंट को पता था कि रोजलिन की बातों को सिर्फ शांति से सुनने में और उसे खुलकर रोने देने से ही उसका ट्रॉमा निकलकर बाहर झलकेगा। आगे रोजलिन फिर से अपने काम में लग जाती है कि तभी उसकी नजर उन फाइलों पर पड़ती है जिसे उसके हस्बैंड कोल ने गलत जगह रख दिया था। इधर उन फाइलों को ध्यान से देखने पर रोजलिन को पता लगता है कि जिन 2 विक्टिम्स का कत्ल हाल ही में हॉस्पिटल के पास हुआ था, वह दोनों असल में इसी हॉस्पिटल की मेंटल पेशेंट रह चुकी थी। इसका मतलब कोल इसीलिए हॉस्पिटल आता था ताकि वो अपने नए विक्टिम्स को सिलेक्ट कर सके। आगे यही बात रोजलिन डिटेक्टिव क्लेमेंट को बताती है, तो रोजलिन की बातों को सुनकर डिटेक्टिव क्लेमेंट उसे कोई सुझाव नहीं दे पाते कि रोजलिन को अपने हस्बैंड के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए। तभी रोजलिन को रियलाइज होता है कि वो क्लेमेंट से बात करके सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही है, इसलिए वो डिटेक्टिव को हॉस्पिटल में बुलाकर उससे सलाह मशवरा करती है और इस बात पर इंक्लाइन करती है कि उसका हस्बैंड ही नाइट हॉक किलर है। इसे सुन डिटेक्टिव दूसरे कमरे के अंदर जाता है और अंदर से एक फाइल लाकर बताता है, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी तरह ही कई औरतों ने यही चीज क्लेम की है कि उनका हस्बैंड नाइट हॉक सीरियल किलर है, और तो और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री भी काफी पेचीदा रही है। रोजलिन कहती है, आपको मेरी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से मिली? डिटेक्टिव कहता है, वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम्हारे सीरियल किलर होने के चांसेस तुम्हारे हस्बैंड से काफी ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे साथ बचपन में उन सभी हादसों का जिक्र है जिससे किसी भी इंसान का दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है, और एक ऐसी पेशेंट जिसकी इतनी गहरी मेडिकल हिस्ट्री रही हो, उसकी बात पर हम ब्लाइंड फुल्ली बिलीव नहीं कर सकते। ऐसा कहकर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। अब रोजलिन थक हार कर अपनी फाइल क्लेमेंट को दिखाती है, तो क्लेमेंट रोजलिन को उसकी पूरी घटना बताने को कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रोजलिन अभी भी उससे कुछ छिपा रही है। तो रोजलिन बताती है, मेरे 7th बर्थडे वाले दिन जब मेरे डैड ने
मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, तो उस दौरान वही कॉर्नर में मेरी मदर भी ये सब होते हुए देख रही थी और यही बात मुझे आज तक हॉन्ट करती है। उन्होंने मेरे लाख गुहार लगाने पर भी मेरी मदद नहीं की, उल्टा गेट बंद करके वहाँ से चली गई और मुझे मेरे पूरे चाइल्डहुड में ऐसा लगने लगा कि हर आदमी मेरे डैड की तरह केवल फिजिकल नीड का भूखा होता है। लेकिन फिर मैं कोल से मिली और मेरा मर्दों को लेकर पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल गया। रोजलिन की बात सुनकर क्लेमेंट कहता है, धीरे धीरे तुम मेरे साथ ओपनली डिस्कस कर रही हो और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ तुम्हारे अंदर अभी तक दबा हुआ है उसे भी मैं बाहर लाने में कामयाब होऊंगा। तो रोजलिन इस पर कुछ नहीं कहती। तभी हमें फिल्म का एक अजीब सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पुराने वक्त में डॉक्टर क्लेमेंट अपनी एक पेशेंट की थेरेपी ले रहे थे। वो पेशेंट इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी कि उसे हर पल एक चेयर में बांध कर रखना पड़ता था। इधर क्लेमेंट उसी पेशेंट से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो हमेशा की तरह अपना नकली नाम बताती है। कई साल बीत गए थे लेकिन अब तक क्लेमेंट को अपनी उस पेशेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ था। वो कौन है, यहाँ आने से पहले क्या करती थी, इनफैक्ट उसका असल एज क्या है, इनमें से कुछ भी क्लेमेंट को नहीं पता होता और ये पेशेंट भी क्लेमेंट के लिए काफी नॉन नेगोशिएबल होती है। इसलिए क्लेमेंट उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देकर बेहोश करके सुला देता है। प्रेजेंट के वक्त क्लेमेंट आवाज करके रोजलिन को दोबारा होश में लाता है। रोजलिन थोड़े वक्त के लिए कहीं किसी ख्याल में खोसी गई थी। क्लेमेंट अपनी जर्नल देखकर कहता है, रोजलिन, जिस दिन तुमने तुम्हारे डैड की हत्या की थी उसी के 13 दिन बाद तुम्हारी मॉम की भी मौत हो गई थी। क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ याद है? रोजलिन कहती है, हाँ, उनके बाल ब्लॉन्ड रंग के थे और उनकी आंखें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे नफरत करती हूँ। क्लेमेंट इस नफरत का कारण पूछता है तो रोजलिन बताती है, मेरी मॉम मेरी तरह एक औरत थी, वह मेरा दर्द समझ सकती थी और चाहती तो मुझे डैड के पंजों से छुड़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए मैं उनसे उस वक्त भी नफरत करती थी। मैं चाहती थी कि वो किसी के हाथों मर जाए। क्लेमेंट कहता है, रोजलिन, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, पता है जिन औरतों का नाइट हॉक ने कत्ल किया है उन सब में वही सेम ट्रेट थे जो तुमने तुम्हारी मॉम के बताए, यानी ब्लॉन्ड पीले हेयर्स और सुंदर आंखें इन सभी विक्टिम्स के अंदर सिमिलर थी। तो इसे सुनकर रोजलिन के पांव तले जमीन फिसल जाती है और रोजलिन अचानक खुद को अपने दिमाग के उस डार्क एरिया में पाती है जिसे वो सालों से भूल जाना चाहती थी। इसमें उसे पुरानी छोटी रोजलिन दिखाई देती है जिसे आज उसकी मॉम स्कूल से जल्दी रिसीव करने आई थी। इसे देखकर बड़ी रोजलिन चिल्लाने लगती है ताकि किसी तरह छोटी रोजलिन को रोक सके, लेकिन वो अपने पास्ट के किसी हिस्से को बदल नहीं सकती थी। अब रोजलिन की मॉम रोजलिन को लेकर बाहर निकलती है और उसे गाड़ी के अंदर लॉक करके उसी गाड़ी में पेट्रोल छिड़कने लगती है। इसे देख छोटी रोजलिन उन्हें बार बार रोक रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। वह पेट्रोल छिड़कने के बाद उसी गाड़ी में बैठ जाती है और रोजलिन से कहती है, मेरा जनरेशनल ट्रॉमा मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर वो उस गाड़ी को जला देती है कि तभी रोजलिन की आंखें उसके दूसरे डरावने सपने में खुलती है। इस सपने में वो डॉक्टर क्लेमेंट को देखती है जो उसके प्राइवेट पार्ट को अनवर्किंग बना रही थी ताकि रोजलिन अपना बच्चा पैदा ना कर पाए। रोजलिन डॉक्टर से पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर कहता है, तुम्हें पता है रोजलिन, तुम्हारी मॉम तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? वह उस वक्त समझ गई थी कि अगर तुम बड़ी हुई तो उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम भी आगे चलकर उन्हीं की तरह साइको बन जाओगी और उन्हीं की तरह एक साइको को जन्म दोगी। इसलिए वो तुम्हें मिटाकर अपनी इस जनरेशनल कर्स को हटाना चाहती थी। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने सिजर से रोजलिन के प्राइवेट पार्ट की तरफ मुड़ता है और रोजलिन जोर से चिल्लाते हुए अपने उस डरावने सपने से बाहर निकलती है। तो तभी उसे सामने उसकी दोस्त बेथ दिखाई देती है। बेथ रोजलिन को डांट कर कहती है, तुम इधर क्या कर रही हो और इतने वक्त से कहाँ थी? तो रोजलिन के मुंह से शब्द नहीं निकलते। तभी बेथ रोजलिन की हालत देखकर बोलती है, तुम एक बार 5th फ्लोर में जाकर डॉक्टर डियाज से मिलो, हो सकता है तुम्हारा अकेलापन थोड़ा कम हो जाए। रोजलिन कहती है, सॉरी मगर उनका नाम डॉक्टर क्लेमेंट है। बेथ बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर क्लेमेंट को मरे काफी सालों बीत चुके हैं। वह वो पुराने थेरेपिस्ट थे जिन्होंने तुम्हें बचपन में हॉस्पिटल
हॉस्पिटल एडमिट किया था और उनके पेशेंट का इलाज करने का तरीका बहुत अजीब और अलग था। रोजलिन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। बेथ आगे बोलती है, लेकिन एक रात उस डॉक्टर को उनकी एक पेशेंट ने मार डाला और उनके कैबिन से भाग आई। ऐसी अफवाह है कि उस पेशेंट के बाल ब्लॉन्ड रंग के थे। दरअसल दोस्तों, हॉस्पिटल में जिस व्यक्ति की मौत चाकू घुसने से हुई थी वो डॉक्टर क्लेमेंट थे। वे चाकू घुसने के 2-3 दिन तक जिंदा रहे थे, लेकिन उन दिनों हॉस्पिटल में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह मर गए। इस सच्चाई को सुन रोजलिन को कुछ ठीक नहीं लगता। वो इधर उधर भागने लगती है। दूसरी तरफ बेथ भी रोजलिन के पीछे भागते वक्त हॉस्पिटल के बाकी कमरों को देखती है तो उसे हर कमरों में रोजलिन की बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग लिखी हुई नजर आती है। साथ ही दोस्तों, जिस बाथटब को रोजलिन ने डॉक्टर क्लेमेंट के कमरे की तरफ देखा था, उन बाथटब में ब्लॉन्ड बाल वाली औरतों की लाश रखी हुई थी और तो और इन सब में सबसे आखिरी वाली लाश डे शिफ्ट वाली उसी स्टाफ की थी जिसने रोजलिन को काम करना सिखाया था। इसे देख बेथ घबराकर उस कमरे से बाहर निकलती है और बेथ को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त रोजलिन ही वो नाइट हॉक सीरियल किलर है, इसलिए वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है। लेकिन इतने में किलर पीछे से आकर बेथ को मार डालता है। दूसरी तरफ रोजलिन लिफ्ट से ऊपर छत में पहुंचती है तो उसे इधर डॉक्टर क्लेमेंट की आत्मा दिखाई देती है। असल में ये सब रोजलिन की इमेजिनेशन थी। रोजलिन को ऐसा लगता था कि सभी विक्टिम्स को डॉक्टर क्लेमेंट मारते थे, लेकिन उन्हें असल में रोजलिन अपने हाथों से मारा करती थी। अब रोजलिन अपनी इस पर्सनालिटी को खत्म करने के लिए एक लाइटर की मदद से उस हॉस्पिटल को जला देती है, लेकिन सही मौके पर रोजलिन का हस्बैंड कोल वहां आकर रोजलिन को सही सलामत वहां से बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, इस दौरान हम हॉस्पिटल के अंदर रोजलिन की फाइल को जलते हुए देखते हैं। इसका मतलब रोजलिन भी इस हॉस्पिटल की एक मेंटल पेशेंट थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के हॉस्पिटल के पास पहुंचने तक पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट हो चुका था और इसी के साथ रोजलिन की आंखों के सामने उसके कत्ल के सारे सबूत मिट गए होते हैं। अगले दिन रोजलिन का हस्बैंड अपने घर में बेबी का झूला लगाता है और रोजलिन को उस कमरे में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी रोजलिन अपने सिर पे से अपना टॉवल हटाती है और हम देखते हैं कि रोजलिन के सिर के सारे बाल ब्लॉन्ड रंग के थे। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर रियल में क्या हुआ था वो सब मैं आपको लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकल तरीके से बताती हूँ। तो असल में रोजलिन का बचपन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। उसे उसके फादर फिजिकली अब्यूज किया करते थे और फादर के मरने के 13 दिन बाद उसकी मॉम ने भी उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने गाड़ी का कांच तोड़कर रोजलिन को बचा लिया। वहीं उसकी मॉम गाड़ी में जलकर मारी गई। बचपन में अपने उन घटिया मॉम डैड को इतने ट्रैजिक तरीके से खोने के बाद रोजलिन की मेंटल हेल्थ में काफी असर पड़ा और रोजलिन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसी मेंटल हॉस्पिटल में रोजलिन बड़ी हुई और इतने सालों से रोजलिन की थेरेपी डॉक्टर क्लेमेंट करते आ रहे थे। लेकिन एक दिन थेरेपी के वक्त रोजलिन ने एक चाकू से क्लेमेंट को मार डाला और हॉस्पिटल से भाग आई। रोजलिन को अपनी मॉम को लेकर बहुत नफरत, बहुत गुस्सा भरा हुआ था और इसी नफरत को उसने सोसाइटी की उन लड़कियों पर उतारा जिनके बाल उसकी मॉम की तरह ब्लॉन्ड रंग के थे। रात में रोजलिन उन लड़कियों को मारती और दिन का समय अपने हस्बैंड कोल के साथ बिताती। दोस्तों, कोल का हैमर उसके टूल बॉक्स से इसलिए गायब था क्योंकि उसे रोजलिन ने चुराया था और रोजलिन ही वो किलर थी जो कोल की टैक्सी को लेकर नाइट क्लब में अपनी विक्टिम का शिकार करने गई थी। रोजलिन हर विक्टिम को मारने के बाद उनकी लाशों को अपने हॉस्पिटल के अंदर छिपा देती। ये हॉस्पिटल सालों से बंद था, इसलिए इसके अंदर कोई नहीं आता था। लेकिन एक दिन रोजलिन की दोस्त बेथ गलती से इस हॉस्पिटल में आ गई और फिर रोजलिन ने उसे भी मार डाला। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि बेथ के हेयर्स भी ब्लॉन्ड रंग के थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि बेथ को रोजलिन खुद हॉस्पिटल के अंदर कुछ दिखाने के बहाने लाई हो और अपने प्लान के अकॉर्डिंग बेथ को मार डाला हो। अब सवाल ये बचता है कि 5th फ्लोर में रहने वाले थेरेपिस्ट डॉक्टर डियाज कौन थी, जिसके बारे में मरने से पहले बेथ ने रोजलिन से जिक्र किया था। तो दोस्तों, वो डॉक्टर डियाज और कोई नहीं बल्कि खुद रोजलिन के हस्बैंड कोल थे। असल में डॉक्टर डियाज को ट्रीटमेंट के वक्त रोजलिन से प्यार हो गया था और वो रोजलिन के सभी कत्ल के बारे में जानते हुए भी उसे तब से बचाते आ रही थी।
जबकि रोजलिन खुद उसी पर शक करती थी। मूवी में कई दफा रोजलिन को ब्लैकआउट होते या चीजों को भूलते हुए भी दिखाया गया है। इसका मतलब रोजलिन के अंदर दो पर्सनालिटीज थी, एक जो कत्ल करती थी और दूसरा जिसे कुछ याद नहीं रहता था। तो दोस्तों, होप है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।